हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टूडेंट टेक्स में स्वागत है। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपका अध्याय 2 में आपको पढ़ना क्या है? पढ़ना है आपको अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ना है। इससे पहले मैंने अध्याय 1 को पढ़ा दिया है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में आपको बताया है। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो जाकर जरूर देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको समझाया हुआ है। तो वो जरूर आप देखें। चलिए तो हम शुरू करते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि अम्ल और क्षारक क्या होता है। अम्ल और क्षारक क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहले अगर अम्ल की बात की जाए तो अम्ल क्या होता है? अम्ल जो होता है आपका, ये स्वाद में खट्टा होता है। और यही अगर क्षारक की बात की जाए, ये जो क्या है, ये स्वाद में क्या होता है, कड़वे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आप समझिए शैम्पू। शैम्पू जो होता है, साबुन जो होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। और वही होता है आपका क्षारक के रूप में, वो एक क्षारक है। अब दूसरा जो यहाँ से है आपका, दूसरा जो है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जबकि अगर हम क्षारक की बात करें तो क्षारक में क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहां से अब क्षारक के बारे में तो आपको ये तो समझ में आ गया कि लिटमस पत्र क्या होता है। तो लिटमस पत्र के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये प्राकृतिक सूचक होता है। और अब पूछेंगे आप कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और ये लाइकेन से बनाया जाता है। ये जो आपका लिटमस पत्र है वो लाइकेन से ही बनाया जाता है। अब आपका तीसरा जो मैं बताने वाला हूँ, तीसरा जो पॉइंट है आपका, वो तीसरा पॉइंट है जिसका पीएच मान 7 से कम हो। अब क्या होता है, अम्ल का जो है पीएच मान 7 से कम होता है। और यहां देखिएगा तीसरा जो आपका दिया हुआ है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो। अगर पीएच मान की मैं बात करूं तो पीएच मान का मतलब होता है, आपको पहले ही तो ये पता होना चाहिए कि पीएच के बारे में आपको पूरे पूरे फुल डिटेल्स में पढ़ना है। बट यहां मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि पीएच होता क्या है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म होता है पीएच का, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां से समझिए पीएच जो होता है वो 1 से लेकर 7 तक एक स्केल पे होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये हो गया आपका एक स्केल। तो यहां जो होता है 14 होता है, और यहां जो होता है आपका 1 होता है। यहां से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब यहां से आपको क्या दिया हुआ है कि 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। ये अब 7 की बात की जाए, ये जो पीएच मान होता है आपका, ये पूरा जो पीएच मान होता है, ये 7 जो होता है ये होता है उदासीन। ना ये प्लस में होता है, ना ये क्षारीय होता है, और ना ही ये अम्लीय होता है। लेकिन जब ये 7 से नीचे की तरफ जाता है, यानी कि 6, 5, 4, 2, 3 और 1 की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अम्लीय। यह होता है आपका अम्लीय। और जैसे ही ये 8, 9, 10 की तरफ आगे बढ़ती जाएगा तो ये क्या हो जाए आपका क्षार, ये हो जाता है आपका क्षारीय। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि क्षारीय क्या होता है, अम्लीय क्या होता है और उदासीन क्या होता है। ये तीनों चीजों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला हम देखते हैं। जो आपका अगला जानना है वो दिया हुआ है कि अम्ल वह है जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। यानी इसको देखिए, H प्लस आयन देने का मतलब क्या होता है। तो यहां से देखिए, HCl प्लस जल, ये जब घुलेगा, आपस में मिलेगा, तो ये यहाँ पे देगा H प्लस Cl। तो ये माइनस में होता है और ये होता है आपका प्लस में। सेम अगर यहाँ और भी की जाए तो यहाँ से हो गया H2SO4 प्लस, ये जब जल होता है तो यहाँ से क्या मिलता है आपको, आपको मिलता है H2 प्लस SO4। ये माइनस में होता है और ये क्या होता है, प्लस में होता है। अब तीसरा भी देख लीजिए, यहीं से आपको
NO3। अब इसको जब इसमें जल मिलाइएगा तो ये क्या हो जाता है, आपको ये हो जाता है, यहाँ से बनता है H प्लस, यहाँ से प्लस करके इसको लिख सकते हैं NO3। तो यहाँ से आपको ये जो दिया हुआ चौथा जो आपका पॉइंट है कि अम्ल वह है जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से बताऊं तो ये क्या हुआ, ये सारा H प्लस आयन दे रहा है। अब वही अगर क्षारक के बारे में बात किया जाए तो क्षारक में होता है कि क्षारक जल में घुलकर OH आयन देता है, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि जल में घुलकर ऋणात्मक आयन देता है। तो यहां से देखिए, अगर इसको NaOH लिखिएगा और जब जल लिखिएगा तो ये किस में बदल जाता है, ये आपको बदल जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस। तो आप अब यहां से आपको चौथे पॉइंट में जो है आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, यहाँ से आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि H प्लस आयन देगा। H प्लस आयन देने का मतलब है कि सब में H प्लस में होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि H सारा जो है किस में है, प्लस में है। अब वही चीज चौथे में इधर बात किया जाए कि जल में घुलकर OH आयन देता है, OH यानी कि ऋणात्मक आयन देता है। वही चीज आपको यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, क्या दे रहा है, OH ऋणायन दे रहा है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि चौथे जो पॉइंट दिया हुआ है ये आपका यहाँ से प्रूव होता है। अब हम देखते हैं पांचवा जो है, पांचवा कहता है कि अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो ये अम्ल, यहाँ से आपको इतना ही बस याद रखना है कि अम्ल जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ चौथा की बात करूं, पांचवे की बात करूं तो यहाँ भी पांचवा वही है कि जो क्षार भी होता है वो भी क्या होता है, वो भी विद्युत का सुचालक होता है। तो पांचवा या आपको दोनों एक समान है। अब हम छठे की बात करते हैं। यहां से देखिए छठे की क्या क्या कहता है। छठा में कहा गया है कि जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस एवं लवण का निर्माण करता है। यानी ये जो है, जो आपका अम्ल होता है, ये धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये आपको हाइड्रोजन गैस एवं लवण की निर्माण करता है। तो यहाँ से आप समझिए, एक सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं और ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये हो गया आपका HCl। HCl जब यहां से आप ये लिख लीजिए पहले, धातु प्लस अम्ल, ये क्या बना रहा है आपको, यहां से ये बना रहा है लवण प्लस हाइड्रोजन। तो अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, समझ में आपको आएगा अच्छे से कि क्या होता है। जैसे मैं अगर बात करूं HCl का, HCl को देखिए और इसमें धातु के रूप में Na यानी कि सोडियम को जोड़िए, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl प्लस H। तो यहां से आपको क्या हुआ, ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका लवण। ये लवण हो गया आपका, ये लवण का निर्माण किया और ये हाइड्रोजन गैस जो है यहां से बाहर हो रहा है। सेम सिचुएशन यहां भी देखिए, जब हम H2SO4 को हम Zn से अभिक्रिया कराते हैं, Zn के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है यहाँ ZnSO4 प्लस H2। यानी कि यहाँ भी आपको ये चीज प्रूव होता हुआ दिख रहा है, पांचवें पॉइंट में जो लिखा हुआ है कि धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस एवं लवण का निर्माण करता है, वो चीजें आपको यहाँ प्रूव होती जा रही है। कि देखिए ये क्या है, ये आपका हो गया अम्ल हो गया और ये आपका हो गया धातु। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बना है, यहाँ पे ये बना रहा है आपका लवण, यानी कि यहाँ पे लवण का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर भी जा रहा है। तो आपको ये दो उदाहरण से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो बात कहा जा रहा है वो हो रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, यहाँ भी कहा जाता है कि धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन एवं लवण का निर्माण होता है। यहाँ भी सेम सिचुएशन है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ से बात करूं आपको, प्लस जैसे ही Zn से अभिक्रिया करेगा ये, तो आपको क्या बनाएगा, यहाँ पे देखिए ये बनाता है आपको Na2
ZnO3+H2। तो यहां से आपको ये भी समझ में आ रहा है कि धातु और ये जो धातु जो है, अगर हाइड्रोजन ये अभिक्रिया करे क्षारक के साथ या अम्ल के साथ तो एक ही चीज देता है, यानी क्या देता है आपको कि ये देता है, यहाँ बनाता है लवण, बनाता है लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए। जो मैंने 5वां आपको बताया था, ये छठा जो आपको पॉइंट मैंने बताया था कि धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण करता है, और यहाँ सेम चीज यहाँ भी है। तो ये दोनों चीज प्रूव होते हुए आपको दिख रहा होगा। अगला हम बात करते हैं अगले के बारे में बात करें हम, तो इसमें अगला जो दिया हुआ है आपका 7वां नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे, 7वें नंबर कहता है कि जो अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन को दान करता है, यानी कि वो देता है। और यहाँ पे क्या है कि जो क्षारक होता है वो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। जैसे मैं H को बताऊं आपको, तो 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एवं न्यूट्रॉन होता है। तो आपका जो है ये हो गया आपका H। तो H का जो ये जो आउटर साइड होता है इस पे होता है इलेक्ट्रॉन, और इसके जो अंदर होता है न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो यही से आपको है कि जब भी ये कितना होता है, ये दोनों इक्वल होता है, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो यहां से आपको यही समझना था कि ये देता है और ये लेता है। जैसे एक और एग्जांपल आपको बताऊं मैं, अब यहां से देखिए ये क्या हो गया, H प्लस हो गया और OH माइनस हो गया। तो इसको प्लस में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये किसी से लेगा तभी तो इधर आएगा। तो जो ये प्लस हटाएगा यहाँ से, ये तो दोनों हटाएगा, जब हटेगा तभी तो इक्वल होगा। तो इक्वल होने के लिए यही जो क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं कि ये अम्ल जो है वो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, और क्षारक जो है वो प्रोटॉन लेगा। तो यहाँ से आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या होता है और क्षारक क्या होता है। अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, हम यही आपको बता दे रहे हैं, अगला जो आपको पढ़ने वाले हैं वो सूचक के बारे में पढ़ने वाला है। सूचक के बारे में अगर बताऊं मैं, तो सूचक का मतलब होता है वह पदार्थ जो किसी अम्ल या क्षार में मिलकर उसमें होने वाले परिवर्तन के रंग, गुण एवं गंध के बारे में बताए। जैसे मैं आपको बोलूं कि सूचक क्या होता है, तो सूचक जान लीजिए। सूचक के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताया। तो सूचक होता कितना प्रकार के, सूचक होता है 3 प्रकार के। सूचक के बारे में मैं बात करूं तो पहला होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक सूचक के बारे में बात करूं तो लिटमस होता है। लिटमस आपने अभी देखा, लिटमस के बारे में होता है। लिटमस जो होता है वो होता है प्राकृतिक सूचक। जैसे आप देखिए, अगर लिटमस को आप अम्ल में डालिएगा तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा है कि वो लाल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको क्षारक में डालिएगा तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो यहां से आपको प्राकृतिक सूचक के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिटमस। लिटमस जो होता है ये किससे प्राप्त होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अब दूसरा जो होता है आपका वो होता है जो हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं। कृत्रिम रूप से बनाने का मतलब है कि जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। जैसे अब कृत्रिम की बात आ गई, तो कृत्रिम में कैसे आप कहिएगा, तो कृत्रिम में होता है मेथिल। मेथिल जो होता है ये कृत्रिम सूचक होता है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं तीसरा आपको बताऊं। तीसरा जो होता है आपका 3 नंबर, यहां से करके कर लीजिए, गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक का मतलब होता है जैसे कोई चीज है उसमें हम कोई, जैसे मैंने समझ लीजिए कि आपके पास अम्ल है, अम्ल में कोई ऐसा पदार्थ डालिए जो उसमें डालने के बाद ये डिसाइड करे, बताए कि ये अम्ल है या नहीं, अम्ल को बताए। जैसे प्याज का रस देखिए,
ये जो प्याज का रस है, इसको जब आप एवं क्षारक जब इसमें डालिएगा इसको, तो इसमें जो आएगा तो ये गंध इसमें देगा, यानी कि इसमें एक तरह का ये आपको दुर्गंध देगा, यानी कि गंध देगा आपको, एक अजीब सा इसमें महक आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको क्षार में डालिएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि ये तीनों क्या हो गए, आपके प्राकृतिक सूचक हो गए। प्राकृतिक सूचक हो गया, आपको मैंने बताया पहले, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। तो ये तीन तरह के आपके सूचक हो जाते हैं। और उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। इसके बाद जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इससे आने वाले पार्ट में हम इसके बारे में जानेंगे। उसमें हम ये जानेंगे कि जब अम्ल को मेटल के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, या क्षार के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। इसी के साथ ये क्लास खत्म होता है। अगर इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज खत्म करते हैं।